लोगों को इकोनॉमिक्स की कक्षा में ये पढ़ाऊँगा, क्या नाम है, यूनिट 3 चल रहा है। अब 3rd यूनिट में फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है उत्पादन के कारण, ठीक है, कारक नहीं, कारक प्रतिस्थापन, कारक प्रतिस्थापन होता क्या है, बस मुझे इतना ही बताना है आप लोगों को, ठीक है। कारक प्रतिस्थापन होता क्या है, ठीक। अर्थशास्त्र में फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, कारक प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, ठीक। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन, ठीक है, अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा के उत्पादन में जिन चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादन कारक कहते हैं, या उत्पादन कारक कहते हैं, ठीक है। उत्पादन कारक प्रतिस्थापन, ठीक है, जो कारक होता है उसका प्रतिस्थापन कोई और चीजें ले लेती हैं तो उसके जगह पर वो चीजें आ जाती हैं, तो कारक प्रतिस्थापन हो जाता है। किसी वस्तु के जगह पर कोई चीज, किसी वस्तु या सेवा की जगह पर कोई और चीजें आके प्रतिस्थापित हो जाती हैं, उसे ही प्रतिस्थापन का, एक दूसरे को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु हटाती है, उसके जगह पर स्थित प्रतिस्थापित हो जाती है, स्थापना हो जाती है, एक जगह पर दूसरी वस्तु का स्थापना हो जाती है, ठीक है। उत्पादन के मूलभूत कारक 3 चीजें होती हैं। उत्पादन के मूलभूत कारक क्या क्या होते हैं, पूंजी हो गई, ठीक है, भूमि हो गया, श्रम हो गया, ठीक, क्या क्या होती है, लैंड भूमि, लेबर एंड कैपिटल। ये कैपिटल मतलब पूंजी होती है, राजधानी वाले कैपिटल नहीं है। कैपिटल मतलब राजधानी भी होती है लेकिन वो कैपिटल नहीं है, ठीक है। ये वो वाली है, पूंजी वाली होती है, जिसमें पूंजी लगती है, पैसा रुपया लगता है या कोई सामान लगता है। तो कारक प्रतिस्थापन के उत्पादन के लिए 3 चीजें बहुत महत्व रखती हैं। क्या क्या, लैंड मतलब भूमि होती है, लेबर मतलब श्रम होता है, कैपिटल मतलब पूंजी होती है। इन चीजों के बिना उत्पादन संभव नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज आई है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, परिवर्तनशील अनुपात के नियम से क्या है, देखिए, प्राचीन समय में इसे मूल्य ह्रास कहते थे, ठीक है, उत्पत्ति ह्रास कहते थे। प्राचीन समय मतलब प्राचीन नहीं, आधुनिक अर्थशास्त्रियों से पहले इसे उत्पत्ति ह्रास का नियम कहा जाता था। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्या किया है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मत जब से आए हैं तब से इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है, ठीक है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अब यदि परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है, यदि एक भी साधन, चाहे वह भूमि हो या श्रम हो, मैं 3 साधन बताया था, क्या क्या बताया था, भूमि और लेबर और कैपिटल। तो इन 3 साधनों में से, ठीक है, एक भी साधन, चाहे वो भूमि हो या श्रम या पूंजी या संगठन
संगठन को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों को बढ़ाया जाए। मतलब 3 चीजों को यदि स्थिर रखा जा रहा है और अन्य साधन को बढ़ाया जा रहा है तो उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होगा। तो उत्पत्ति का जो ये परिवर्तनशील का नियम है वो क्रियाशील हो जाएगा। क्या क्या चीज है जिसको स्थिर रखना है? भूमि और क्या? भूमि है, साधन है, श्रम है, पूंजी है, ठीक है, या संगठन है। यहाँ और भी चीजें जोड़ दी गई, संगठन है, ठीक है। तो यदि इसे स्थिर रखा जा रहा है तो उत्पत्ति का ह्रास नियम होता है, ठीक है। उसे ही आधुनिक समय परिवर्तनशील का नियम कहते हैं, ठीक है। इस नियम की क्रियाशीलता की इस व्यापकता के आधार पर ही आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति ह्रास नियम को परिवर्तनशील अनुपात नियम की संज्ञा देते हैं। जैसा कि मैं बताया हूं, इसे आधुनिक अर्थशास्त्री परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उत्पादन की मात्रा उत्पत्ति के साधनों के परिवर्तनशील अनुपात पर ही निर्भर करती है। उत्पत्ति की मात्रा किस पर करती है? उत्पत्ति की मात्रा साधनों की परिवर्तनशीलता, ठीक है, साधनों की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करती है। अच्छा 13 ही है ना? ठीक है। कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात नियम उत्पत्ति में परिवर्तनशील साधनों की भौतिक मात्राओं तथा उत्पादन के साधनों की भौतिक मात्राओं में संबंध व्यक्त करता है। भौतिक मात्रा क्या होती है? भौतिक चीजें क्या होती हैं? भौतिक चीजें क्या होती हैं? जो दिखाई देती है। तो उत्पादन जिस चीज का हो रहा है वो भौतिक चीज है, जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और उत्पादन के साधनों की भौतिक मात्राओं में संबंध व्यक्त करता है। भौतिक मात्राओं एवं भौतिक साधन में परिवर्तनशील का नियम संबंध स्थापित करता है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी परिवर्तनशील नियम के परिभाषा है। परिवर्तनशील अनुपात नियम, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम लिखो चाहे, का नियम। अब ये नियम, इस नियम की कुछ विद्वानों, बहुत ही अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है। पहले कौन है? मार्शल के अनुसार, ये मार्शल के अनुसार, मार्शल ने परिवर्तनशील अनुपात के नियम की परिभाषा दी है। क्या दी है इन्होंने? लिख के, मार्शल के अनुसार यदि इन्वर्टेड कामा में यदि कृषि कला के साथ ही साथ, यदि कृषि कला के साथ ही साथ कोई उन्नति न हो तो भूमि पर उपयोग की जाने वाली श्रम या पूंजी, भूमि पर उपयोग की जाने वाली श्रम या पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने से कुल उपज में सामान्यता अनुपात में कम वृद्धि होती है, ठीक है। कुल उपज में सामान्यता अनुपात में कम वृद्धि होती है। प्रोफेसर मार्शल की ये परिभाषा है।
प्रोफेसर बेनहम के अनुसार, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार लिखो, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार जब उत्पत्ति के साधनों के संयोजन में किसी साधन के अनुपात की वृद्धि की जाती है, किसी साधन के अनुपात की वृद्धि की जाती है, तो एक बिंदु के उपरांत सीमित और औसत उत्पत्ति कम हो जाती है, सीमित और औसत उत्पत्ति कम हो जाती है। सीमित और औसत उत्पत्ति कम हो जाती है, कम हो जाएगी, ठीक है। स्टिगलर के अनुसार इनकी परिभाषा है, अन्य उत्पादन साधनों में लगी हुई मात्रा स्थिर रखते हुए एक साधन मात्र में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है, एक साधन मात्र में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे एक निश्चित सीमा के उपरांत उत्पत्ति में कमी हो जाती है, अर्थात सीमांत उत्पत्ति घटने लगती है, इन तीन अर्थशास्त्रियों ने किसकी परिभाषा की थी? परिवर्तनशीलता अनुपात का नियम की परिभाषा इन लोगों ने दी है। परिभाषा को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, ठीक है। क्या साधन है, अर्थशास्त्र वैसे भी क्रिटिकल है, कठिन शब्द है, ठीक है, तो पढ़ना इसे और पढ़ के थोड़ा बहुत अपने से अर्थ निकालने की कोशिश करना, ठीक है। मैं भी बहुत क्या बताऊं, ठीक। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के स्पष्टीकरण के लिए तीन चीजें और आवश्यक हैं। इसके स्पष्टीकरण के लिए तीन चीजें और जो है वो आवश्यक है। क्या क्या है? पहला है कुल उत्पत्ति, टोटल प्रोडक्ट, एक चीज। दूसरी क्या है? सीमांत उत्पत्ति, मार्जिनल प्रोडक्ट, औसत उत्पत्ति।
एवरेज प्रोडक्ट। अपरिवर्तनशील अनुपात के स्पष्टीकरण 3 चीजें और आवश्यक है आप लोगों के लिए। क्या क्या है? कुल उत्पत्ति, सीमांत उत्पत्ति, औसत उत्पत्ति, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, इन 3 चीजों को मैं बता दे रहा हूं क्या क्या होता है एक एक लाइन में। ठीक है, कुल उत्पत्ति क्या होता है देखो, किसी परिवर्तनशील साधन की निश्चित इकाइयों के प्रयोग से, किसी परिवर्तनशील जो चलायमान हो, ठीक है, जो साधन है वो चलायमान हो, परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील साधन की निश्चित इकाइयों के प्रयोग से जो उत्पादन प्राप्त होता है, जो परिवर्तनशील इकाइयों के प्रयोग से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पत्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, कुल उत्पत्ति का नियम कहते हैं। ठीक, ये हो गया। सीमांत उत्पत्ति क्या है? सीमांत उत्पत्ति है साधन विशेष की एक अतिरिक्त इकाई, साधन विशेष की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से उत्पादन में जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, कुल उत्पत्ति डाल के, सीमांत उत्पत्ति डाल के, हेडिंग डाल के आगे लिख लो एक एक लाइन। कुल उत्पत्ति किसी परिवर्तनशील साधन की निश्चित इकाइयों के प्रयोग से जो उत्पादन प्राप्त होता है, उसे ही कुल उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, दूसरा सीमांत उत्पत्ति, साधन विशेष की एक अतिरिक्त इकाई, साधन विशेष की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से उत्पादन में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत उत्पत्ति कहते हैं। तीसरा औसत उत्पत्ति, एवरेज प्रोडक्ट, कुल उत्पादन में परिवर्तनशीलता, साधन की प्रयोग की जाने वाली इकाइयों का भाग देने से जो प्राप्त होता है। कुल उत्पादन में परिवर्तनशीलता साधन की प्रयोग की जाने वाली इकाइयों का भाग देने से जो प्राप्त होता है, उसे औसत उत्पत्ति कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ, पैमाने के प्रतिफल का अर्थ देखो, पैमाने में वृद्धि का अर्थ है, ठीक है, लिखना नहीं है, रहने क्या क्या लिखोगे, लेट हो जाएगा, जैसे पूरा खत्म हो जाता है लेट हो जाएगा। पैमाने के प्रतिफल का उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना। पैमाने की वृद्धि का अर्थ होता है, क्या होता है?
पैमाने के वृद्धि का अर्थ होता है उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना। उत्पादन एक ही अनुपात में बढ़ाना। पैमाने का अर्थ होता है उत्पादन के सभी साधनों को एक अनुपात में बढ़ाना। ठीक है, अतः पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत सभी साधनों की मात्राओं में एक साथ समान अनुपात में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत सभी साधनों की मात्राओं में एक साथ समान अनुपात में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ये प्रतिफल मतलब क्या होता है? कुल उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव। अच्छा, ठीक है। अब इसके पैमाने के प्रतिफल की कुछ अर्थशास्त्रियों में परिभाषा दी है, उसको लिखना चाहो तो परिभाषा लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन परिभाषा है। पहला है प्रोफेसर लिभावस्की के अनुसार, देखना कितना टाइम हुआ। प्रोफेसर का नाम हाँ, प्रोफेसर का नाम लिभावस्की के अनुसार प्रोफेसर कोत्सुवानी के अनुसार, प्रोफेसर कोत्सुवानी के अनुसार, ये दो अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, टाइम हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में